हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग के सामने हम साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहे हैं जो कल एग्जाम में महत्वपूर्ण है कि वो पूछेगा। और आप लोग इस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? मेरे प्यारे बच्चों, C वाला देख लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण जो दिया गया है वो कौन सा समीकरण है? देखिए, दो गो तत्व मिलकर एक तत्व बनता है तो संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक क्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचय अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद ये अभिक्रिया देख लीजिए, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। देख लीजिएगा, बढ़िया से आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया से देख सकते हैं आप लोग। देखिए, उसके बाद है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोज बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उपापचय वह क्रिया है जिसमें ये 3 ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाइड्रोजन का वियोग, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है देख लीजिए, ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अभिक्रिया देख लीजिए, ये अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन से जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। पहला ऑप्शन नंबर होगा। समीकरण जो दिया गया है, समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है। निम्न में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो देख लीजिए आप लोग, कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। अभिक्रिया जो ये दिया हुआ है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है 2:1 होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ये जो B नंबर है वो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाता है। बुझा हुआ चूना है CaOH ए नंबर। निम्न में कौन भस्म नहीं है? ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भस्म नहीं है। चलिए, निम्नलिखित यौगिकों में अम्ल कौन है? ये अम्ल है, बाकी ये सब भस्म है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? देख लीजिए, Na2O हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? H2 निकलता है। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करवाने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा CaOH। एक छात्र जांच प्रणाली में दिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वभोग सूचक की एक बूंदे मिला देता है, तो निम्न में कौन कैसा रंग हो जाएगा? हरा हो जाएगा। जब लिटमस विलयन ना हो तो क्षारीय होता है, और न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तो विलयन का रंग होता है बैंगनी हो जाएगा। जो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, समझे ना, ये हो जाएगा क्षार हो जाएगा, समझे ना। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। 12 देख लीजिए, मुझे ना 12 13। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला देने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा रंग बनाता है? विलयन बनाता है, तो D नंबर बनाएगा। देख लीजिएगा आप, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकलता है लाइकेन का
समझे ना। चलिए अगला चलिए, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। उसके बाद अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। बेट्रिक का अम्ल होता है सांद्र H2SO4 होता है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? वो गंधीय है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है 5 से कम होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथाइलिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, इसके कारण दर्द और जलन होता है, अनुभव होता है, यह मिथाइलिक अम्ल के कारण होता है। निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? H2 के कारण होता है। टूथपेस्ट में कैसा होता है? क्षारीय होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। हमारे शरीर pH के कितने परास में काम करता है? 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान 10 होता है। निम्न में कौन प्रबल भस्म है? इसमें सभी हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 हो जाएगा। किसी भी उदासीन पूछेगा तो 7 मार देना, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विलयन में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है। ये मस्ट भी है। अब देख लीजिए, देखिए किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो 1 हो जाएगा। एक दही में कौन सा अम्ल रहता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है Na2CO3 × 10 H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लवण है? तो देख लीजिए K2SO4 है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? जिप्सम का होता है। खरिया का रासायनिक सूत्र CuCO3 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CuCO3 होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 × 5 H2O होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र एक बार और बता चुके हैं, एक बार जान लीजिए, C12H12O11 होता है। निम्न में कौन विजातीय है? देखो ये तीनों एक जाति का, चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, तीनों एक जाति का विजातीय प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अपक्रिया। निम्न में कौन सही है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये सही है। ऐसा क्वेश्चन बाय रिकॉर्ड ही पूछता है। अच्छा, सोडा एफ का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो ये तो अभी तुरंत बताया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है Hg। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम है। निम्न में से कौन सबसे कम अक्रियाशील धातु है? वो है लोहा। निम्न में से कौन अधातु सुचालक है? ग्रेफाइट। बंद कर रोक वीडियो। चलिए अगला, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम हो गया। निम्न में से कौन धातु अधिक अक्रियाशील होता है? तो ये हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु है? कार्बन हो जाएगा। निम्न में कौन विजातीय? ये तो कितना बार क्वेश्चन आ गया, इसमें देख लीजिए, नमक हो जाएगा। धातुओं की प्राकृतिक होती है विद्युत धनात्मक। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। उसके बाद कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? Ag। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है ब्रोमीन। देखिए धातु जो होता है वो धातु Hg होता है और धातु ब्रोमीन होता है। निम्न में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? सोडियम।
निम्न में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। चलिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत बनाने की अभिक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो वो होता है NO2O2। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अक्रियाशील है? Cu। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? Au। एक्वा रिजिया मिश्रण में HgCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलयन है। यह तत्व कहलाता है कैल्शियम। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो Ag है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं धातु। ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2। सोने की परमाणु संख्या 79 होता है 79 होता है। निम्न में कौन अक्रिय गैस है? हीलियम। गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है। लोहे की परमाणु संख्या 6 होता है। सोडियम 26 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम शेल कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाता है विद्युत संयोजी। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। सिलिका क्या है? उपधातु। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? P का। चलो, जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेड। बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का। पारे का अयस्क है सिनेबार। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक का। क्यूप्राइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कॉपर का। चलो, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य धातु मिला होता है। निकेल एवं क्रोमियम मिलाता है। पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनिंग। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत दबाई जाती है? जिंक का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है 1:3। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? सभी। कार्बन है अधातु। निम्न में कौन संयोजित यौगिक है? मीथेन। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। इथेन के एक अणु में कितने संयोजक बंधन होता है? कितने संयोजक बंधन होता है? तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगला, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 2। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। ब्यूटेन के कितने समायवी संभव है? 2। एक अणुसूत्र परंतु भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी। बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6। एथिल अल्कोहल का IPC नेम है एथेनॉल। COH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है अल्कोहल। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4। CnH2 है। निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? एल्कीन का। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? C2H4। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथील। एल्केन का सामान्य सूत्र है C2H2n+2 होता है। प्रोपेन में उपस्थित क्रिया प्रकाशीय समूह है वो C हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिलिका एक
उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है 7। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य क्षारीय धातु होता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के तत्वों का गुणधर्म है। बी नंबर देख लीजिए, परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज घटता है। आवर्त सारणी में कितने उदर स्तंभ होते हैं? 18। 1 ppm, देखिए ये पूछता है, 1 ppm बराबर होता है 10⁻12 मीटर पर। आवर्त सारणी के उदर स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है He। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु साइज। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण सामान्य होता है? कक्षों की संख्या। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, वो बी नंबर होगा। चलिए अगला है प्रकाश के परावर्तन, और वहाँ को देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक वीडियो पर आप है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार के अगर हम वीडियो भेजेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले गिर जाएगा और आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कहलाता है। या तो समतल या तो उत्तल होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है मेरे। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान रूप से बने? वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो वस्तु सीधा और आवर्धित होता है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/v = 1/f होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन किया जाता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है ऋणात्मक से। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल का। उसके बाद यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्राकृतिक वास्तविक उल्टा होता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उसके बाद एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने का जरूरी है, वो ए और बी दोनों हो जाएगा। देख लीजिएगा वहाँ पर। गोलीय दर्पण परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा को रेखा का गोलीय दर्पण की वो द्वारा कहा जाता है। निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, तो ये +16 हो जाएगा। F बराबर r/2 पर आप ला सकते हैं। हजामती के लिए किन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो इसमें जो संबंध है r = 2f संबंध है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आवर्तित होता है पाया जाता है तो वो दर्पण के मुख्य ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होता है।